जीवन साधना, प्रयोग और सिद्धियाँ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। व्यावहारिक जीवन में कर्मयोग को बड़ी आसानी से उतारा जा सकता है। जो कर्म करते समय भी आनंद दे और परिणाम में भी सुखद हो, वही शैली कर्मयोग की साधना है। इस पद्धति को अपनाने में बाधक केवल 2 ही तत्व हैं, आलस्य और प्रमाद। कार्य करते समय शरीर का शिथिल होना, पर्याप्त परिश्रम न करना आलस्य है और उसमें मानसिक तत्परता का उपयोग न करना प्रमाद है। आलस्य को शारीरिक कहा जाए तो प्रमाद को मानसिक कमजोरी कहा जा सकता है। शरीर आलसी बनता है तो मन प्रमादग्रस्त रहता है। इन दोनों अवरोधक तत्वों को श्रमशीलता और जागरूकता के अभ्यास द्वारा दूर करना चाहिए। किसी कार्य में लगते समय मन को आग्रहपूर्वक उसी कार्य में लगाए रहकर तथा मुस्तैदी से कार्यरत रहकर आलस्य प्रमाद को मिटाया जा सकता है। सही बात तो यह है कि इसके लिए कर्म के प्रति प्रखर रूप से निष्ठा ही विकसित की जानी चाहिए। कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के जीवन में आलस्य और प्रमाद का अभाव ही रहता है। बहुत बार चाहने पर भी अभिष्ट कार्य में पर्याप्त समय और आवश्यक श्रम नहीं लगाया जा सकता। आलस्य भी नहीं आता, प्रमाद भी नहीं है, फिर भी समय का अभाव किसी कार्य को भली भांति संपन्न करने के लिए अड़चन पैदा करता है। वहाँ देखना चाहिए कि समय का अभाव इसलिए तो नहीं है कि हम अन्य व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट कर रहे हैं। संपदाएं और विभूतियां भले ही किसी को कम ज्यादा मिली हों, पर समय एक ऐसी संपदा है जो सबको समान रूप से मिली है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिन और रात में 24 घंटे हैं, किसी को कम या ज्यादा नहीं। विचार किया जाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति इसी समय में अपने आवश्यक कार्य निपटाते हुए अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कर लेते हैं। तो क्या कारण है कि हम अपने आवश्यक कार्य ही पूरे नहीं कर पाते? इस दृष्टि से अपनी दिनचर्या का अवलोकन करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कितना समय उपयोगी कार्यों में लगता है तथा कितना व्यर्थ के कामों में खर्च होता है। अधिकांश व्यक्ति अस्त व्यस्त दिनचर्या होने के कारण ही अपनी समय संपदा का सदुपयोग नहीं कर पाते, जबकि सफल व्यक्ति समय के महत्व को जानते और एक एक क्षण का सदुपयोग करने के लिए जागरूक रहते हैं। जीवन साधक को भी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए तथा मिनट मिनट के उपयोग द्वारा कार्य संपादन और योग्यता अभिवृद्धि करनी चाहिए। अस्त व्यस्त दिनचर्या की भांति कार्यों की अस्त व्यस्तता भी व्यक्ति को पंगु और असफल बना देती है। किसी काम का विचार उठा, प्रारंभ तो बड़े उत्साहपूर्वक किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह ठंडा पड़ गया और काम को बीच में ही छोड़ दिया। इस प्रकार एक कार्य पूरा नहीं हो पाता कि दूसरा आरंभ हो जाता है। दूसरा पूरा होने से पूर्व ही तीसरा आरंभ हो जाता है। काम पूरा होने से पहले दूसरा काम हाथ में लेने और उसे शुरू कर देने की पद्धति व्यक्ति को कहीं भी नहीं पहुंचाती। जीवन साधक को जो भी काम आरंभ करें, उसे पूर्णता तक पहुंचाने के बाद ही कोई नया काम हाथ में लें, तभी किसी अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। काम को पूर्णता तक पहुंचाने के साथ साथ उसे कलात्मक ढंग से करना भी जीवन साधना का एक अंग है। फुहड़ता या बेढंगेपन से किए गए कार्य अपना उद्देश्य भी पूरा नहीं करते और दूसरों को भी उन्हें देखकर अप्रसन्नता ही होती है। उदाहरण के लिए घर की सफाई को ही लें। यदि यों ही कहीं झाड़ू लगाई, कहीं नहीं लगाई, जो चीज़ जहाँ रखी थी वो वहीं पड़ी रहने दी, उपयुक्त स्थान पर नहीं रखी, तब सफाई का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। जो देखता है उसके मन में भी सफाई करने वाले की फुहड़ता बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए कोई भी कार्य करते समय कला पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। अपने कार्यों में समय तथा श्रम के उपयोग में ये विशेषताएं अभ्यास और पैनी दृष्टि रखने से आती हैं। प्रत्येक कार्य को करते समय अपना यह माप सामने रखना चाहिए कि कार्य एक पूजा है जिसके द्वारा हम जीवन देवता की आराधना करते हैं। समय और श्रम जीवन देवता की
सौंपी हुई अमूल्य अमानतें हैं। आलस्य और प्रमाद के कारण उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जीवन साधना के 4 चरण। जीवन साधना के कार्यक्रम की तुलना कृषक द्वारा किए जाने वाले कृषि कर्म से की जा सकती है। किसान अपने खेत में आरंभ में जुताई करता है और पिछली फसल के पौधों की सूखी हुई जड़ों को उखाड़ता है, कंकड़ पत्थर बीनता है एवं नई फसल उगाने के लिए जो भी अवरोध हो सकते थे उन्हें उखाड़ता है। इसके बाद खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद पानी का प्रबंध करता है, फिर बीज बोता है और अच्छी फसल हो इसके लिए रखवाली से लेकर सिंचाई तक विभिन्न प्रयास करता है तथा फसल आ जाने पर बाजार में विक्रय कर उसका सुपरिणाम अर्जित करता है। इस प्रकार जुताई, बुआई, सिंचाई और विक्रय की चतुर्विध प्रक्रिया संपन्न करने के बाद किसान को अपने परिश्रम का लाभ मिलता है। जीवन साधक को भी इसी प्रकार जीवन साधना की चतुर्विध प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ती है। नंबर 1, जीवन विकास में बाधक अवांछनीयताओं को ढूंढ निकालना। नंबर 2, कुसंस्कारों को निरस्त करना। नंबर 3, जो सत्प्रवृत्तियां अभी अपने स्वभाव में नहीं हैं उनका विकास करना। तथा नंबर 4, उपलब्धियों को प्रकाश दीप की तरह सुविस्तृत क्षेत्र में वितरित कर देना। इन 4 चरणों को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के नाम से पुकारा जाता है। इन चतुर्विध साधनों को एक एक करके नहीं, समन्वित रूप से ही अपनाया जाना चाहिए। रोटी, साग, दाल और चावल का आहार मिला जुला कर ही किया जाता है। यह नहीं कि कुछ समय तक रोटी खाते रहें, कुछ दिनों साग लेते रहें, फिर कुछ दिन दाल ही पी जाती रहे और कुछ दिन चावल पर ही बिताए। स्कूली शिक्षा में भाषा, गणित, भूगोल और इतिहास की पढ़ाई एक साथ ही चलती है। चारों विषय एक एक कर 4 वर्ष में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वरन चारों का शिक्षण एक साथ ही चलता है। धोती, कुर्ता, बनियान और जूता चारों पहनकर ही घर से निकला जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार धोती पहनकर निकल गए और कुर्ता, बनियान, जूता छोड़ ही दिया, या केवल कुर्ता पहन लिया तथा धोती, बनियान, जूते नहीं पहने। लिखने में भी कागज, कलम, स्याही और उंगलियां चारों का प्रयोग एक साथ ही करना पड़ता है। केवल कागज, केवल कलम, स्याही या केवल उंगलियों से लेखन कार्य संभव नहीं होता। भोजनालय में रसोई पकाने के लिए आग, पानी, खाद्य पदार्थ और बर्तन उपकरण चारों ही आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार आत्मोत्कर्ष की जीवन साधना के लिए आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की समन्वित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इन चारों चरणों को 2 भागों में बांटने पर 2-2 के युग्म बनते हैं। एक को मनन कहा जाता है और दूसरे को चिंतन। मनन में आत्म समीक्षा और अवांछनीयताओं का शोधन आता है तथा चिंतन में आत्मविकास और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मनन और चिंतन को, आत्मचिंतन, आत्म सुधार को और आत्मनिर्माण, आत्मविकास को जीवन साधना का अविच्छिन्न अंग माना गया है। प्रातः काल उठते समय, रात्रि को सोते समय अथवा अन्य किसी शांत, निश्चिंत और एकांत स्थिति में न्यूनतम आधा घंटे का समय इसके लिए निकाला जा सकता है। मनन प्रथम और चिंतन को द्वितीय चरण मानना चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए पूजा उपचार की तरह कोई विशेष शारीरिक स्थिति बनाने की या कोई साधन सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। चित्त का शांत और स्थान का कोलाहल रहित भर होना पर्याप्त है। इस प्रकार अपने आप की समीक्षा के लिए सुविधा का कोई भी समय निकालना चाहिए और नियमित आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। आत्मचिंतन का अर्थ अपनी समीक्षा करना है। इसमें अपने आप के गुणों एवं दोषों को ढूंढ निकालने एवं वर्गीकृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण, वर्गीकरण होता है और देखा जाता है कि इस संरचना में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं।
शवच्छेद की प्रक्रिया में देखा जाता है कि भीतर के किस अवयव की क्या स्थिति थी। उनमें कहीं चोट या विषाक्तता के लक्षण तो नहीं थे। रोगी की स्थिति जानने के लिए उसके मल मूत्र, ताप, रक्त धड़कन आदि की जांच पड़ताल की जाती है और निदान करने के बाद ही सही उपचार बन पड़ता है। आत्मचिंतन, आत्मसमीक्षा का भी यही क्रम है। इसके लिए अपने आप से प्रश्न पूछने और उनके सही उत्तर ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। हम जिन दुष्प्रवृत्तियों के लिए दूसरों की निंदा करते हैं, उनमें से कोई अपने स्वभाव में तो सम्मिलित नहीं है। जिन बातों के कारण हम दूसरों से घृणा करते हैं, वे बातें अपने में तो नहीं हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वैसा व्यवहार हम ही दूसरों के साथ तो नहीं करते। जैसे उपदेश हम आए दिन दूसरों को करते हैं, उनके अनुरूप हमारा आचरण है भी अथवा नहीं। जैसी प्रशंसा और प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, वैसी विशेषताएं हम में है या नहीं, इस तरह का सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए। यद्यपि यह कार्य अत्यंत कठिन है, सभी व्यक्तियों में अपने प्रति पक्षपात की दुर्बलता पाई जाती है। आंखें बाहर की कमियां देखती हैं, कान दूसरों के शब्द सुनते हैं और उनमें कटुता खोजते हैं। दूसरों के गुण अवगुण देखने में ही हर किसी की रुचि होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसमें प्रवीण भी रहता है। ऐसा अवसर कदाचित ही आता है कि अपने दोषों को निष्पक्ष रूप से देखा और स्वीकार किया जा सके। कोई दूसरा हमारे दोष बताता है तो वह शत्रु जैसा प्रतीत होता है। जिस कार्य को कभी किया ही न हो, वह सरलता से अभ्यास में नहीं आता। अतः अपने दोषों को ढूंढने में कठोरता बरतने और दृढ़ता अपनाने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। अपने स्वभाव में सम्मिलित दुष्प्रवृत्तियां अभ्यास होने के कारण कुसंस्कार बन जाती हैं और व्यवहार में उभर उभर कर आने लगती हैं। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए, कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए आत्म सुधार का काम अपनाना चाहिए। इसके लिए अभ्यास और विचार संघर्ष के 2 मोर्चे तैयार करना चाहिए। अभ्यस्त कुसंस्कारों की आदत तोड़ने के लिए बाह्य क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उनकी जड़ें उखाड़ने के लिए विचार संघर्ष की पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। अभ्यास बनाकर तोड़ा जाए और कुसंस्कार सुसंस्कार निर्माण द्वारा नष्ट किए जाएं। थल सेना से थल सेना लड़ती है और नभ सेना का मुकाबला करने के लिए नभ सेना भेजी जाती है। कैदियों को जेल में रखने पर भी उनकी निगरानी करने के लिए चौकीदार रखे जाते हैं, ताकि वे कोई और नई बदमाशी खड़ी न कर दें। यही नीति कुसंस्कारों के लिए भी अपनानी पड़ती है। जो भी जब उभरे उसी से संघर्ष किया जाए। बुरी आदतें जब उभरने के लिए मचल रही हों, तो उसके स्थान पर उचित सत्कर्म ही करने का आग्रह खड़ा किया जाए और मनोबल पूर्वक अनुचित को दबाने तथा उचित को अपनाने का साहस किया जाए। मनोबल यदि दुर्बल होगा तो ही हारना पड़ेगा, अन्यथा सत्साहस जुटा लेने पर तो श्रेष्ठ की स्थापना में सफलता ही मिलती है। इसके लिए छोटी बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए। उन्हें जब हरा दिया जाएगा तो अधिक पुरानी और अधिक बड़ी दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करने योग्य मनोबल भी जुटने लगेगा। जीवन साधना का तीसरा चरण आत्मनिर्माण है। इसका अर्थ है अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और सुसंस्कृत बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न। दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों की प्रतिष्ठापना भी तो होनी चाहिए। खेत में से कटीली झाड़ियां, पुरानी फसल की सूखी जड़ें उखाड़ दी पर इसी से तो खेती का उद्देश्य पूरा नहीं हो गया। कटीली झाड़ियां और घास फूस उखाड़ने का कार्य अधूरा है। शेष आधी बात तब बनेगी जब उस भूमि पर सुरम्य उद्यान लगाया जाए और उसे पाल पोस कर बड़ा किया जाए। बीमारी का चला जाना, रोग को मिटा देना आधा काम है। उसके बाद दुर्बल स्वास्थ्य को बलिष्ठ बनाने के लिए उचित आहार विहार जुटाना भी आवश्यक है।
दुर्गुणों को निरस्त कर दिया गया उचित ही है। पर व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने के लिए, आत्मविकास की अगली सीढ़ी चढ़ने के लिए सद्गुणों की संपत्ति एकत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व का विकास जीवन साधना की सफलता, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व अपनाए रहने पर ही निर्भर है। उस साधना में चंचल मन और अस्थिर बुद्धि से काम नहीं चलता। इसमें तो संकल्पनिष्ठ, धैर्यवान और सतत प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति ही सफल हो सकते हैं। सद्विचार और सत्कर्म की समग्र जीवन पद्धति अपनाने से ही व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाना संभव होता है। अपना लक्ष्य यदि आदर्श मनुष्य बनना है, तो इसके लिए व्यक्तित्व में आदर्श गुणों और उत्कृष्ट विशेषताओं का अभिवर्धन करना ही पड़ेगा।